नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपने 10वीं क्लास का चैप्टर करेंगे पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना को समझने से पहले हमें छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेंगी कि हमारा जो सूर्य है और हमारी जो पृथ्वी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, क्योंकि इसको एक यूनिट मान के पढ़ा जाता है। तो ये जो दूरी है ये 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर। इसकी एक्यूरेसी नहीं है इस वैल्यू की, क्योंकि इसकी सही वैल्यू है वो ये है, लेकिन इस वैल्यू को याद ना रखते हुए इसकी वैल्यू 15 करोड़ किलोमीटर रखी जाती है। और इसी 15 करोड़ किलोमीटर को एक एयू यानी कि खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिक यूनिट मान लिया जाता है, खगोलीय मात्रक मान लिया जाता है। तो इससे इन आंकड़ों को याद रखना बेहद आसान हो जाता है। अपने 15 करोड़ किलोमीटर की जगह याद क्या रखेंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, एक खगोलीय मात्रक, एक एयू है। ठीक है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है इसको एक मात्रक मान लिया। अब पृथ्वी से किसी भी ग्रह की जितनी दूरी है, जितनी भी उपग्रह दूर है, तो उसको किलोमीटर में ना माप के हम किस में मापेंगे, एयू में। किसमें मापेंगे, एयू में, खगोलीय मात्रक में उसका मापन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई अपने जैसे अल्फा सेंचुरी नाम का एक ग्रह है, अल्फा सेंचुरी जो एक सूर्य की तरह ही एक सूर्य है, जो कि इस सूर्य के बाद हमारा सूर्य है, इससे पीछे है। उसकी दूरी अगर हम मापे, मान लीजिए उसकी 30 करोड़ किलोमीटर है, तो हम इतना बड़ा आंकड़ा नहीं लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे कि 2 एयू है। ठीक है, तो खगोलीय मात्रक या एयू एस्ट्रोनॉमिक जो यूनिट है वो ग्रहों की दूरी को मापने के लिए काम में ली जाती है। अब देखिए आगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो है ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना, ये परिकल्पना क्या कहती है कि एक बहुत बड़ा तारा पृथ्वी के पास से गुजरा, सन के पास से, सूर्य के पास से गुजरा, बहुत बड़ा स्टार। इसमें गुरुत्वाकर्षण की मात्रा अत्यधिक होने के कारण इसने सूर्य के ऊपर क्या किया, गुरुत्वाकर्षण बल डाला, जिससे सूर्य का जो बीच का हिस्सा है ये उभर गया इस शेप में। और इसमें ये तारा तो आगे निकल गया, स्टार आगे निकल गया, और ये जो सूर्य का उभरा हुआ भाग था ये इससे टूट करके अलग हो गया। आज अगर ग्रहों को देखा जाए तो ये परिकल्पना बिल्कुल सत्य साबित होती है, क्योंकि अगर हम ग्रहों को एक साथ जोड़ के देखें तो ये किनारों से पतले जबकि बीच में से मोटे हैं। जैसा कि सूर्य के एक पिंड की परिकल्पना में बताया गया कि एक पिंड बाहर उभरा जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा था। तो इस तरह से ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ज्वारीय परिकल्पना ग्रहों की उत्पत्ति के लिए सर्वमान्य सिद्धांत है, जो ये कहता है कि सूर्य के पास से जब कोई तारा गुजरा, प्राचीन समय में जब कोई तारा सूर्य के पास से गुजरा, तो उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से ही टूटकर जो खंड अलग हो गए वो ग्रह बने। और ये ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है वो कहलाता है उपग्रह। जैसे धरती का एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, जो ग्रहों का चक्कर लगाता है वो उपग्रह, जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो ग्रह। और जो मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमते हैं, मंगल और बृहस्पति, इनके बीच में छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े घूमते हैं, जो भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, उनको बोला जाता है धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह। ठीक है, 3 चीजें हैं। एक ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में घूमते रहते हैं, वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अपने पृथ्वी की उत्पत्ति होगी। अब देखिए हमारी पृथ्वी की संरचना कैसी है। पृथ्वी की संरचना जो हमारा मेन टॉपिक है, पृथ्वी की संरचना है कैसी। तो देखिए पृथ्वी की जो संरचना है इसको अपने यूं बनाए तो इसके सबसे बाहर का जो पार्ट है उसको बोला जाता है भूप्रपट्टी। भूप्रपट्टी जो सतह का भाग है, और यह समतल नहीं है, या अपने कह सकते हैं विषम रूप है। विषम रूप ज्यादा इसके लिए सही रहेगा। विषम रूप का अर्थ क्या है कि इसके ऊपर पहाड़, पठार, घाटियां, मैदान
समुद्र, नदियां, झीलें आदि बहुत सारी प्राकृतिक संरचनाएं पाई जाती हैं। यानी कि ये चारों ओर से एक समान नहीं है। इसके ऊपर कहीं पर तो पहाड़ हैं, तो कहीं पर गहरी घाटियां हैं, कहीं पर बहुत गहरे समुद्र हैं। तो ऊपर की जो भूप्रपट्टी है ये एक लेवल के अंदर समतल नहीं है। तो पहले जो है वो भूप्रपट्टी है। अभी भूप्रपट्टी की बात करें तो इसके अंदर जैव मंडल बनता है। जैव मंडल का अर्थ क्या है? ऐसा स्थान जहां पर तीनों चीजें हो, स्थल भी हो यानी कि स्थल मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। इन तीनों को मिलाकर जो जगह होती है उसे क्या बोला जाता है? जैव मंडल बोला जाता है। जैसे मान लीजिए एक नदी है, इसके पास में यहाँ पहाड़ है और यहाँ पर कोई घर है जिसमें लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं, और ये वायुमंडल तो है ही है। तो अब ये क्या कहलाएगा? जैव मंडल कहलाएगा। जहां तीनों मंडल मिलते हैं वो जगह जैव मंडल कहलाती है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मिलकर क्या बनाते हैं? जैव मंडल बनाते हैं। और जैव मंडल सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव है। अभी तक जो जैव मंडल मिला है वो सिर्फ कहां पर है? पृथ्वी पर ही जैव मंडल है। जैव मंडल का अर्थ आप समझ गए, जहां पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों ही हो। तो ये तीनों ही कहां पर है? भूप्रपट्टी पर। जल मंडल भी है, समुद्र, नदियां, झीलें। स्थल मंडल भी है, मैदान, पहाड़, पठार। और वायुमंडल तो चारों ओर भूप्रपट्टी के है ही। अब देखिए जो इसके आगे अंदर की परत आती है उसे बोला जाता है मेंटल। अंदर की परत को बोला जाता है मेंटल। अंदर की परत जो मेंटल है ये लिक्विड स्टेज के अंदर है, और कुछ साइंटिस्ट इसे बताते हैं कि ये लोहे से बनी हुई, यानी कि अपने कह सकते हैं लोहे का पूरा एक समुद्र है जो कि पूरी तरह से क्या हुआ है? पिघला हुआ है, लावा की अवस्था में है। देखिए पृथ्वी की संरचना का अध्ययन कैसे होता है? इसमें कोई खड्डा नहीं बनाया जाता। ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं उनसे पता चलता है ज्वालामुखी का जो क्रेटर होता है, जो खड्डा होता है, वो कितनी गहराई तक है और उसमें से कौन कौन से पदार्थ निकल रहे हैं। इन आधारों पर यह संरचना बनाई गई है। ये पता लगाया गया है कि हो सकता है कि पृथ्वी के अंदर ऐसी संरचनाएं हो। पृथ्वी के अंदर हाईएस्ट जो अभी तक जो खड्डा बना है वो सिर्फ 11 किलोमीटर तक का है, जबकि पृथ्वी का जो केंद्र है वो 2980 किलोमीटर पर है। यानी कि इसका विश्लेषण इस तरीके से नहीं किया गया कि इसको एक जगह से खड्डा बना लिया गया और अंदर देख लिया गया। ऐसा नहीं है। ज्वालामुखी में से निकलने वाले पदार्थों का विश्लेषण करके ये एक संरचना तैयार की गई है, एक मैप तैयार किया गया है कि पृथ्वी की संरचना अंदर से ऐसी हो सकती है। समुद्र से भी अध्ययन किए जाते हैं लेकिन वो ज्यादा गहराई तक नहीं होते। मेंटल लिक्विड स्टेज है, लोहे से बनी हुई है। इसके अंदर जो भाग आता है, जो तीसरी परत आती है, उसे बोला जाता है क्रोड। और क्रोड दो तरह का होता है। एक तो बाहर होता है जो लिक्विड स्टेज के अंदर होता है, पूरी तरह से लिक्विड होता है, उसे बोलते हैं बाहरी क्रोड। एक इसके अंदर होता है जो पूरी तरह से ठोस होता है, उसे बोलते हैं आंतरिक क्रोड। जो बाहरी क्रोड है, यह बाहरी क्रोड निकल और लोहा इन दोनों से मिलकर बना है, इसीलिए बाहरी क्रोड को निफे भी कहते हैं। बाहरी क्रोड को नाम दिया गया है निफे, क्योंकि ये किससे बना है? निकल और लोहे से। और जो आंतरिक क्रोड है ये शुद्ध लोहे का बना हुआ माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे सोने से बना हुआ भी मानते हैं, लेकिन कन्फर्म ये है कि बाहरी क्रोड है वो निकल और लोहे से ही बना है। ठीक है। और ये सारा जो समुद्र है ये ज्यादातर लोहा, ज्यादातर आयरन है। इसके अलावा इसके अंदर निकल जैसी कुछ और धातुएं भी उपस्थित हैं। तो पृथ्वी की संरचना आपने देख ली। पृथ्वी की संरचना के अंदर कितनी लेयर आती हैं? मेन 3 ही लेयर आती हैं। भूप्रपट्टी, ठीक है। भूप्रपट्टी क्या है? जैवमंडल का निर्माण करती है। जैवमंडल क्या है? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मिलकर जैवमंडल बनाते हैं, और यह सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव है। ठीक है। और भूप्रपट्टी की कोई संरचना नहीं होती,
कहीं गहराई, कहीं ऊंचाई, कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं घाटियां, कहीं नदियां। अब देखिए उसके अंदर की जो परत आती है, और ऊपर पट्टी पर याद रखिए सिलिका पाई जाती है, रेत पाई जाती है। ठीक है, पहाड़ पत्थर सब होते हैं, लेकिन सिलिका सिर्फ ऊपर पट्टी पर ही पाई जाती है, इसके अंदर की किसी परत में सिलिका नहीं होती। उसके अंदर जो भाग आता है उसे मेंटल बोलते हैं, जो एक क्या है, लोहे के, पिघले हुए लोहे का समुद्र है। उसके बाद में अंदर जो भाग आता है वो आता है क्रोड, सबसे आंतरिक परत पूछ ली जाए तो क्रोड है, दूसरी परत पूछ ली जाए तो मेंटल है। ठीक है, और सबसे आंतरिक में ये दे दे कि आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल और भूप्रपट्टी। तो सबसे आंतरिक क्रोड है। क्रोड किससे बना होता है, मैंने आपको बता दिया, निकल और लोहे से तो बना होता है बाहरी क्रोड, जो लिक्विड स्टेज के अंदर होता है। और बिल्कुल जो अंदर का क्रोड है वो शुद्ध लोहे से बना होता है, और कुछ वैज्ञानिक इसे सोने से बना हुआ भी मानते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी की संरचना है। अब देखिए आगे, आज अपने ये जो चैप्टर किया है इसको आप किस तरीके से नोट करेंगे। सबसे पहले आप नोट करेंगे कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है। उसके लिए मैंने आपको बताया ज्वारीय परिकल्पना, दोबारा से एक बार आप उसको रिवाइज कर लो। एक बहुत बड़ा तारा सूर्य के पास से गुजरा, सूर्य के पास से जब वो तारा गुजरा तो सूर्य के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल लगाने के कारण वो उभर के उसके टुकड़े अलग अलग हो गए, और वही टुकड़े आज ग्रह हैं। ठीक है, तो ज्वारीय परिकल्पना आपको इसके अंदर लिखनी है, ज्वारीय परिकल्पना। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, आपको बता दिया पृथ्वी की संरचना किस प्रकार की है। तो पृथ्वी की जो संरचना है उसमें 3 भाग हैं। पहला भूप्रपट्टी, दूसरा मेंटल, और तीसरा क्रोड। बहुत सारे कंपटीशन में इन तीनों टॉपिकों पे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, कि मेंटल किससे बना है, तो लोहे का समुद्र है। ठीक है, इसके अलावा मुख्य रूप से लोहा होता है। भूप्रपट्टी किससे बना है, तो भूप्रपट्टी एकमात्र ऐसा है जहां पर सिलिका है, जहां पर ऑक्सीजन है। जमीन में भी ऑक्सीजन होती है ना, मिट्टी के अंदर वायु रंध्र होते हैं छोटे छोटे, जिनके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो सिलिका और ऑक्सीजन या अन्य गैसें अपने मान ले तो वो सारी लगभग भूप्रपट्टी में होती है, क्योंकि इसके अंदर गहराई में दाब बढ़ने से गैसें नहीं होती, प्राकृतिक गैसें होती हैं जिनका अपने CNG LPG। तो मेंटल लोहे का समुद्र। क्रोड 2 तरह का, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी किससे बना हुआ, बाहरी बना हुआ है निफ। ठीक है, तो निफे किससे बने अपने, निकल लोहा। आंतरिक किससे बना, या तो सोने से और या लोहे से। ठीक है, तो ये पृथ्वी की पूरी संरचना, पृथ्वी की उत्पत्ति है। अब देखते हैं बोर्ड में इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। बोर्ड में जो आज का अपना टॉपिक है उसमें से पूछा जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी, यहां आपसे पूछ लेगा एक AU क्या है, तो एक AU क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। ठीक है, दूसरा जो आपसे पूछा जाता है कि धरती के या पृथ्वी के निर्माण का सर्वमान्य मत कौन सा है, यानी कि आपसे पूछा जाता है ज्वारीय परिकल्पना के बारे में। तीसरा जो बोर्ड की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है पृथ्वी की संरचना क्या है, पृथ्वी की संरचना को समझाइए। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा जो मैंने डायग्राम बनाया उस तरह का आपको एक डायग्राम बनाना है, उसके सभी भागों को दिखाना और नीचे तीनों के अलग अलग थोड़ा थोड़ा विवरण देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अभी वीडियो का टाइम और बढ़ा देंगे और बहुत जल्द आपके लिए 12th क्लास की बायोलॉजी की वीडियो भी शुरू करेंगे। ये जो आपकी क्लास है ये 10th के साथ साथ जो बच्चे पुलिस, पटवार और रीट की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है 6 से 10 तक की ही साइंस हर कंपटीशन में, नॉर्मल बेसिक कंपटीशन में पूछी जाती है, और 10th की सारी साइंस आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, सारे टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। धन्यवाद।